हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अशोक कुमावत स्वागत करता हूं आपका एबीवाई के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एबीवाई आपके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। एबीवाई आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मूडों में लैब असिस्टेंट मतलब प्रयोगशाला सहायक के बैच अपना लॉन्च करने जा रहा है। अब अपन देखते हैं प्रयोगशाला सहायक होता क्या है, एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम को कौन बच्चा दे पाता है, ये सारी चर्चा इन सिलेबस के अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें, केवल 12वीं पास जिस बच्चे ने कर रखी हो और वो बच्चा सरकारी नौकरी ले सकता है। हां बिल्कुल आपने सही सुना, केवल 12वीं पास, केवल 12वीं पास वो बच्चा सरकारी नौकरी ले सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल, केवल 12वीं पास। समझ रहे हो? 12वीं पास का मतलब 12th पास ही, कोई आवश्यकता नहीं है आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कि नहीं कर रखी, आपने बीए कर रखी है कि नहीं कर रखी, आपने एमए कर रखी है कि नहीं कर रखी, कोई उससे लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आगे चलते हैं। बिना सीईटी पास बच्चा, हाँ जी बिल्कुल, जिस बच्चे ने सीईटी नहीं दिया है, या मैं यूं कहूं अगर किसी ने दिया है तो किसी कारणवश उस बच्चे का सीईटी पास नहीं हुआ है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है, सीईटी कोई कम या नहीं है ना। तो सीईटी दिया हो या नहीं दिया हो, सीईटी में फेल हुआ हो या सीईटी में पास हुआ हो, कोई इससे मतलब नहीं है। केवल आपके 12वीं पास होनी चाहिए और 12वीं क्लास में भी आपके भूगोल सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर पाते हैं। अब अपन देखते हैं कि कैसे क्या इसका रहता है पैटर्न। अपन बात कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक भूगोल, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक, और वो भी कौन सी वाली? भूगोल वाली। जी हाँ, लास्ट बार ये भूगोल प्रयोगशाला सहायक 2022 में कंडक्ट कराई गई। ये होती क्या है एक बार अपन देखें तो, प्रयोगशाला सहायक मैं इसको कहूं लैब असिस्टेंट, LAB लैब असिस्टेंट। हाँ, प्रयोगशाला सहायक मतलब लैब असिस्टेंट। और आप जैसे ही लैब असिस्टेंट पढ़ते हैं, बच्चे का माइंड पूरा और पूरा जाता है कि ये वो प्रयोगशाला सहायक है जो साइंस वाले बच्चे देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रयोगशाला सहायक का मतलब ये तो ठीक है कि साइंस वाले देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि साइंस के अलावा कोई और नहीं देता। जी हां बिल्कुल, इसका मतलब आप देखें प्रयोगशाला सहायक 3 वर्गों से हो रही है। कितने वर्गों से? 3 वर्गों से, जिसमें अपन बात करें नंबर 1 विज्ञान वर्ग वाला विद्यार्थी। कौन सा? विज्ञान वर्ग वाला विद्यार्थी। नंबर 1 कौन बच्चा देता है? विज्ञान वर्ग, जिसके 11th और 12th क्लास में साइंस रही हो वो इस एग्जाम को दे सकता है। जी बिल्कुल। नंबर 2 जिस बच्चे के भूगोल रही हो, भूगोल, जिस बच्चे के 12th क्लास में भूगोल रही हो वो इस एग्जाम को दे सकता है। इसका मतलब 1 विज्ञान वर्ग हो गया, नंबर 2 पे भूगोल हो गया। तीसरा जो इसका है वो है होम साइंस या गृह विज्ञान, जिसको अपन कहते हैं क्या? गृह विज्ञान, गृह विज्ञान। तो अब जो आपके माइंड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या था, लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला का मतलब केवल साइंस होता है, तो ध्यान रहे केवल साइंस नहीं होता। लैब असिस्टेंट का मतलब तीनों वर्गों में है, भूगोल वर्ग में, नंबर 2 विज्ञान वर्ग में, नंबर 3 गृह विज्ञान वर्ग में। अपन जो बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं भूगोल वर्ग की। एबीवाई आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मूडों में, उदयपुर आपके दोनों मूडों में लेके आ रहा है इस कोर्स को। कौन से वाले को? भूगोल वाले को। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कैसे क्या सिस्टम इसका। अपन बात करें प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक, और कौन सी वाली की? 2025 वाली की बात कर रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक 2025।
किस वर्ग से बातें कर रहे हैं? भूगोल वर्ग से, भूगोल वर्ग से। ठीक है, इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, कैसे एग्जाम होता है, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसकी अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। नंबर 1 पे अपन बात करें कि इस एग्जाम को दे कौन सकता है, मतलब कौन बच्चा है जो इस एग्जाम के लिए पात्र है। तो नंबर 1 अपन कहें तो इस एग्जाम के लिए पात्र कौन बच्चा है? वह 12वीं क्लास विद्यार्थी, 12वीं कक्षा पास करने वाला विद्यार्थी। बात समझ में आ गई? पहली कंपलसरी क्या बातें हैं कि वह बच्चा 12वीं पास हो जाना चाहिए अब की बार, नंबर 1। दूसरी बात, 12वीं कक्षा में उसके भूगोल विषय होना चाहिए। दूसरी बात क्या रही? कक्षा 12 में भूगोल होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने लिखा सर कक्षा 12 में भूगोल होना चाहिए, बच्चों के माइंड में एक तीसरा क्वेश्चन नया आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है सुनिए, सर 11th क्लास में भूगोल नहीं थी, 11वीं में भूगोल नहीं थी, सर मैं दे सकता हूं क्या? बिल्कुल, 11वीं से कोई मतलब नहीं, आपके 12th क्लास में भूगोल थी, इसका मतलब आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात, सर मेरे 12th क्लास में भूगोल थी पर मेरे ग्रेजुएशन में भूगोल नहीं थी, इसका मतलब मैंने जब बीए किया तब मेरे पास भूगोल नहीं है, इसका मतलब 12th क्लास में आपके भूगोल थी और आपने किसी दूसरे कारणवश अब बीए में भूगोल नहीं है, सर मैं एग्जाम दे सकता हूं क्या? बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब समझ में आया? आपके 11वीं में भूगोल हो या नहीं हो, आप 12th पास हो, अगर आपने 12वीं में भूगोल रखी है तो आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। नंबर 2, आपके बीए में भूगोल रही हो या नहीं रही हो उससे कोई तात्पर्य नहीं है, आपके यदि भूगोल 12th क्लास में थी तो दे सकते हैं। अब इसका दूसरा अपोजिट बात क्या कि सर मेरे बीए में भूगोल है, क्या बात कि सर मेरे बीए में भूगोल है, क्या है? बीए जब मैंने की तो मेरे पास भूगोल थी, लेकिन मेरे पास 12वीं में भूगोल नहीं थी, मैं दे सकता हूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात समझ में आई? अगर बीए में आपके पास भूगोल है और 12th में नहीं थी तो आप इस वैकेंसी के पात्र नहीं है, भले ही आपने एमए कर रखी हो भूगोल से और 12th में आपकी भूगोल नहीं थी तो भी आप पात्र नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएससी करके, बीटेक, एमटेक करके वापस मास्टर डिग्री भूगोल में करते हैं, तो वो बच्चे इसमें पात्र नहीं है। दो बातें आपकी समझ में आ गई कि इसको एग्जाम को दे कौन सकता है, फॉर्म कौन भर सकता है? वह 12वीं पास विद्यार्थी जिसके 12वीं क्लास में क्या रही हो? भूगोल। नंबर 1 बात तो आ गई कि कौन इसको भर सकता है। बात करें नंबर 2, नंबर 2 पे अपने पास आती है आयु सीमा को लेकर के। क्या? आयु सीमा को लेकर के। सर आयु सीमा कितनी है? आयु सीमा में हालांकि अभी जब ये जून में इन फॉर्मों को भराएंगे तो हो सकता है कोई नई अपडेट दे, पर मैं बात कर रहा हूं 2022 की वैकेंसी के आधार पर। 22 की वैकेंसी के आधार पर इनका एग्जाम कराया गया था 2022 में। 22 में जब इन्होंने एग्जाम कराया तो वहां एग्जाम डेट में इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि 1 जनवरी 2023। ये बात मैं कर रहा हूं 2022 वाली वैकेंसी की। कौन सी वैकेंसी की बात है? 2022 वाली की। जब इन्होंने 2022 में एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसमें इन्होंने 2022 में एग्जाम कंडक्ट कराया और आयु सीमा क्या रखी? 1 जनवरी 2023 तक जो बच्चा 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, क्या 18 वर्ष अपनी आयु पूर्ण कर चुका है, इसका मतलब आयु की न्यूनतम सीमा क्या है? आयु की न्यूनतम सीमा क्या है? 18 वर्ष। मैक्सिमम अधिकतम सीमा क्या है?
अधिकतम सीमा 40 वर्ष। इसका मतलब अपने पास एक बात यहां से निकल के आ गई, आयु सीमा को लेकर के अपन देखें, कम से कम उस विद्यार्थी की आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष हो जानी चाहिए। पर बात यह कि 18 वर्ष कब हो जानी चाहिए, यह बात 2023 की है, वैकेंसी जब 2022 की थी, ठीक है। पर अब वैकेंसी कब आ रही है, 2025 में। अब जब 2025 में वैकेंसी आ रही है तो यह आयु सीमा 18 कब करनी चाहिए, अब यह 2025 के अनुसार भर्ती 2025 के अनुसार क्या हो जानी चाहिए, तुम्हारी आयु 1 जनवरी 2026 तक। बात समझ में आ गई, कब तक, 1 जनवरी 2026 तक आप कितने साल के हो जाने चाहिए, 18 वर्ष के। कितने वर्ष के, 18 वर्ष के। उसके बाद आप देख रहे हो कि आयु वर्ग अगर छूट मिले तो कुछ विशेष जो कैटेगरियां हैं उन विशेष कैटेगरी के अनुसार इनकी छूट मिल सकती है। ये जर्नली मैं बातें कर रहा हूं। अब हो सकता है कि कोई विशेष वर्ग हो, उनमें आयु के आधार पर छूट मिलती हो, तो उनको आयु के आधार पर अलग अलग बातों में अलग अलग छूट मिलेगी, ठीक है। बात करें आयु के बाद में आगे एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की बात करें, प्रयोगशाला सहायक भूगोल, प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2025। ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड कंडक्ट कराता है। कौन कराता है, कर्मचारी चयन बोर्ड। सर एग्जाम होगा कब, फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब इनका रिजल्ट आएगा, इन सारी बातों को अपन चर्चा करते हैं। लास्ट बार ये वैकेंसी कराई गई है 2022 में। कब कराई गई है, लास्ट वैकेंसी कब आई, 2022 में। और अगर आपने देखा हो RSSMB के चेयरमैन आलोक राज ने अभी तक 2 बार इस वैकेंसी के लिए ट्वीट कर चुके हैं। वो उन्होंने कहा है संभवतः ये फॉर्म कब, जून तक ये फॉर्म आ जाएंगे आपके सामने। बात ये नहीं है कि जून तक फॉर्म आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने एग्जाम डेट भी डिसाइड कर रखी है, परीक्षा की दिनांक भी इन्होंने डिसाइड कर रखी है। सर कब का है एग्जाम, आपका एग्जाम 2 व 3 नवंबर को, 2 व 3 नवंबर को। 2-3 नवंबर को कैसे, 2 व 3 नवंबर को 2 दिन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। 2 दिन एग्जामों में से आप एक दिन तो होगा विज्ञान वर्ग का, एक दिन तो होगा विज्ञान वर्ग का, दूसरे दिन होगा कला वर्ग का, दूसरे दिन होगा कला वर्ग का। हो सकता है कि 2 तारीख को साइंस वालों का हो जाए, हो सकता है 3 तारीख को साइंस वाला का हो जाए, लेकिन कला वर्ग के साथ ये कराएंगे गृह विज्ञान का। तो बात समझ में आ गई, क्या समझ में आई, एग्जाम डेट 2 व 3 नवंबर 2025 एग्जाम डेट इनकी फिक्स है। और बात एग्जाम डेट तक ही नहीं है, इन्होंने एग्जाम का रिजल्ट कब जारी करेंगे वो भी डाल रखा है। सर कब जारी करेंगे, एग्जाम कब होगा, 2 व 3 नवंबर को। हो सकता है 2 को हो जाए, हो सकता है 3 को हो जाए। एक दिन विज्ञान वर्ग होगा, एक दिन कला वर्ग का होगा। एग्जाम 2 व 3 नवंबर 2025। इन्होंने एग्जाम डेट भी डाल रखी है और इसका रिजल्ट कब आएगा वो भी बता रखा है। सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा 4 मार्च को, 4 मार्च 2026। ये इन्होंने जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना प्रोफॉर्मा डाल रखा है उसमें साफ साफ बता रखा है कि इस दिन अपने एग्जाम कराएंगे और इस दिन ये रिजल्ट जारी करेंगे। फॉर्म कब भराए जाएंगे, फॉर्म आप मानकर चले संभवतः जून, और जून नहीं तो आप मैक्स से मैक्स जुलाई तक जा सकते हैं।
कब तक आप मान के चलो, जून से जुलाई के मध्य एनी हाउ फॉर्म भरे जाएंगे। अब अपने को जून जुलाई का वेट नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप जून और जुलाई का अगर वेट करते हो तो जुलाई के बाद में काउंट करो महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, केवल 3 महीनों में इतनी बड़ी भूगोल नहीं पढ़ी जा सकती। बात समझे? तो तैयारी अभी से आपको लगना पड़ेगा। आगे चलें, पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न की बात करें, प्रयोगशाला सहायक भूगोल और 2025, ठीक है। ये भूगोल जो प्रयोगशाला सहायक लग रही, सर होता क्या है, ये काम क्या है इसका? बात ये बताओ आप तो। काम की बात क्या है कि इसका एग्जाम का ठीक है, बच्चा पास कर लिया, पर ये काम क्या करेगा? ये जो काम करेगा ये कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक कहां चाहिए इनको? कॉलेजों में चाहिए। अपन जो आमतौर पर देखते हैं स्कूल में तो हालांकि अपने जो लेक्चरर हैं वही एग्जाम में करा देते हैं इनको प्रयोगशाला का काम, पर जो कॉलेज लेवल तक जाते हैं तो उन्होंने उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, कॉलेज लेक्चरर के साथ जो स्कूल में कॉलेजों में प्रैक्टिकल करवाते हैं, ये काम किसका होता है? प्रयोगशाला सहायक का। तो बात समझ में आई, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रैक्टिकल करवाना। क्या काम है? प्रैक्टिकल करवाना। सर प्रैक्टिकल कहां करवाना? जब आप बीए करते हो तो बीए में अपने जो स्कूल लेक्चरर के बाद में जो कॉलेज लेक्चरर बनते हैं, कॉलेज लेक्चरर जो प्रैक्टिकल करवाते हैं, आमतौर पर वो कार्य उनका नहीं होता। किनका होता है? इस प्रयोगशाला सहायक का होता है। तो ये काम क्या आएगा? ये काम आएगा आपके कॉलेजों में प्रैक्टिकल कराओगे नौकरी लगने के बाद। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, सर ठीक है नौकरी लग जाएंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, मेहनत कर लेंगे, सर किस ग्रेड पे की नौकरी है ये बताओ आप तो। किस ग्रेड पे की नौकरी है? सेकंड ग्रेड नौकरी है। कैसी है? सेकंड ग्रेड नौकरी है। सेकंड ग्रेड नौकरी है। सेकंड ग्रेड से तात्पर्य सर जो अपन 9th और 10th में जो अध्यापक और अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं उनके सेम कैटेगरी की वैकेंसी है। बात समझ में आ गई? सर अब इतना मन महक रहा है तो आप एक बार पैसे भी बता दें, कितने पैसे मिलेंगे? पैसों की बात करें, 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। कितने ग्रेड पे की? 2800 ग्रेड पे। अब 2800 ग्रेड पे का मतलब आप समझें, 2800 ग्रेड पे की नौकरी। कितने ग्रेड पे की? 2800 ग्रेड पे की। 2800 ग्रेड पे का मतलब आप संभवतः माने कि वो 2 साल, कौन से 2 साल? जो आपके अस्थायी रहते हैं। कौन से 2 साल? जो आपके अस्थायी रहते हैं। पहले 2 साल प्रोविजनल पीरियड जिसको कहते हैं, कितने साल? 2 साल। उनको तो आप हटा दो। सर उनमें हटा क्यों दो? उनमें केवल और केवल लगभग आप माने 28,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, 28 29 30 के आसपास। पर जैसे ही आप 2 साल पूर्ण करते हो, 2 साल पूर्ण करते हो, तो मान के चलो आपके अकाउंट में हर महीने कितने आने वाले हैं? 46,000। पर 46,000 आएंगे कब? जब आप पढ़ोगे। बात समझ में आई? 46,000 फ्री में नहीं आने वाले हैं। 46,000 के सामने स्टार लगा लो। ये 46,000 तभी आएंगे जब आप जी जान लगा करके मेहनत करोगे। नियम व शर्तें लागू हैं। नियम शर्तें क्या हैं? ये 46,000 आपके अकाउंट में तभी आएंगे जब आप जी जान झोंकोगे 6 महीने तक। बात समझ में आई? आगे बात करें, सर पेपर पैटर्न कैसा है इसका? इसका पेपर पैटर्न है, एग्जाम होता है एक। एग्जाम कितने होते हैं? केवल एक। प्रयोग, अब मैं इसको प्रयोगशाला सहायक के लिए लैब असिस्टेंट लिख दो, आप समझ जाएंगे। प्रयोगशाला सहायक भूगोल। अब इसको आप देखो, कितने पेपर होते हैं? पेपर होता है एक। कितने पेपर होते हैं? एक पेपर। कितने पेपर होते हैं सर? एक पेपर।
कितने पार्टों में विभाजित होता है ये एक पेपर? सर 2 पार्टों में। कैसे कैसे आप देखें, पार्ट नंबर ए मतलब भाग ए, भाग ए, और पार्ट नंबर 2 भाग बे। पेपर 2 होते हैं क्या? नहीं, पेपर एक ही है, एक ही पार्ट 2 भागों में विभाजित है। सर पेपर कितने नंबर का होता है? पेपर नंबर का कितने का होता है? तो आप देखो क्वेश्चन की संख्या देखो, पहले क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 150, 150। प्रत्येक क्वेश्चन की संख्या कितनी? 150। बात समझ में आ गई? नंबर कितने का? 150 क्वेश्चन 300 नंबर का। नंबर कितने का हो गया पेपर? 300 का। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? 2 अंक का। 150 क्वेश्चन 300 नंबर। मैंने बांटा भाग ए और भाग बे। सर भाग ए और भाग बे कैसे? देखो, जो भाग ए है ये होता है सामान्य ज्ञान का पेपर। किसका? सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में बहुत अच्छे से लिख रखा है क्या क्या सर? नंबर 1 राजस्थान का भूगोल, नंबर 1 राजस्थान का भूगोल। नंबर 2 राजस्थान का इतिहास। नंबर 2 राजस्थान का इतिहास। नंबर 3 राजस्थान की कला और संस्कृति। कला व संस्कृति। सर और बताओ? नहीं, और कुछ भी नहीं है। केवल और केवल सामान्य ज्ञान के रूप में आपको राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान इतिहास है, राजस्थान कला संस्कृति है। पार्ट बे में केवल भूगोल, केवल भूगोल, बिल्कुल केवल भूगोल। अब इनके अपन क्वेश्चनों का विभाजन करें तो क्वेश्चन का विभाजन कैसे है? क्वेश्चन का विभाजन है जो पहला पार्ट रहेगा सामान्य ज्ञान नाम से, वहां सर कितने क्वेश्चन रहेंगे? वहां प्रश्नों की संख्या रहेगी। फर्स्ट पेपर में कितनी? फर्स्ट पेपर में कितने प्रश्न रहेंगे? सर 50 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर कितने के रहेंगे? 100 नंबर के रहेंगे। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। कितने नंबर? 100 नंबर। अब अगर इन 50 में से भी अपन अलग अलग विभाजित करें तो अपने को जो पेपर सेट देखने को मिला है वो जो 2022 के अनुसार मैं बता रहा हूं, लगभग आप रेंज मान करके चलें 30 क्वेश्चन आए हैं राजस्थान भूगोल के। हालांकि 32-33 क्वेश्चन आए थे, फिर भी अपन आइडिया लगा लें कि 30 क्वेश्चन आए हैं राजस्थान भूगोल के। कला व संस्कृति दोनों को मिलाकर के 20 क्वेश्चन। बात समझ में आ गई है? कितने क्वेश्चन थे पहले पेपर में? सर 50 क्वेश्चन थे। कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। 50 में से भूगोल के कितने? 30। इतिहास के कितने? 10। कल्चर के कितने? 10। ये तो रही पेपर भाग ए। अब आता अपने पास भाग बे। सर भाग बे आपने लिख दिया भूगोल, तो भूगोल कौन सी? इस भूगोल का तात्पर्य है कक्षा 11 व कक्षा 12। कितनी क्लासें? 2 क्लासें। कौन कौन सी? कक्षा 11, कक्षा 12। दोनों कक्षाओं की क्या? भूगोल की किताबें। बात समझ में आ गई क्या? ये कौन सी वाली भूगोल है? कक्षा 11 और कक्षा 11-12 की भूगोल। बात समझ में आ गई? आप ये आइडिया लगाएं कि कक्षा 11 और कक्षा 12 की भूगोल का आधार है ये। बात समझ में आ गई? तो आप ये नहीं समझे कि डिट्टो कॉपी आपको एनसीईआरटी
और आरबीएससी से उठा के पूछ लिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आरबीएससी और एनसीईआरटी से उठा के पूछा जाएगा, पर आप ये बिल्कुल भी नहीं मानने कि केवल 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिए जाएंगे। ये आधार है कौन सा, कक्षा 11 व 12 की। मैं लिख देता हूं, आरबीएससी और एनसीईआरटी। बात समझ में आ गई क्या? दोनों की दोनों को बात कर लो नोट। कौन कौन सी किताबें, एनसीईआरटी कहूं या आरबीएससी कहूं, दोनों में से कौन सी भी बेटर लगे, पर मैक्सिमम आप समझे कि पुरानी वाली आरबीएससी या जो नई एनसीईआरटी है, इनके अनुसार कोई सा भी। कक्षा केवल 11 और 12 दो किताबें चलती हैं कक्षा 11 में, दो किताबें चलती हैं कक्षा 12 में। इनके साथ वो जो प्रैक्टिकल करवाते हैं वो वाली बुकें। तो ब भाग में कौन से चैप्टर आ गए सर? केवल 11वीं 12वीं की भूगोल आई है, बिल्कुल। कितने क्वेश्चन होंगे? बात करें क्वेश्चन नंबर का, तो क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? 100। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी सर? 100 रहेगी। नंबर कितने के रहेंगे? 200 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर का पेपर रहेगा भूगोल वाला सेकंड पेपर? 200 नंबर का। पेपर के क्वेश्चन नंबर कितने रहेंगे? 100। आगे चले, ये जो अपन ने देखा पार्ट ए और पार्ट बी नाम से। पार्ट ए नाम से देखा अपन ने जीके। जीके का मतलब मैं भूगोल कह रहा हूं, हिस्ट्री कह रहा हूं और कल्चर कह रहा हूं। भाग बे में देखा मैंने भूगोल के रूप में, क्या देखा? भूगोल के रूप में। और भूगोल में भी कौन सी देखी? कक्षा 11 व 12वीं कक्षा की भूगोल प्रैक्टिकल को ऐड करके। बात समझ में आ गई? इसके क्वेश्चन कितने थे सर? इसके क्वेश्चन 50 थे। प्रश्नों की संख्या कितनी थी सर? 50। नंबर कितने का हुआ सर? नंबर 100। यहां क्वेश्चनों की संख्या कितनी? क्वेश्चनों की संख्या 100। प्रश्नों की संख्या कितनी रही? 100। नंबर कितने रहे? 200। बात समझ में आ गई? सर नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। 1/3, 1/3। माइनस मार्किंग है क्या? हाँ है, माइनस मार्किंग है क्या? बिल्कुल है। कितनी है सर? 1/3 है। और क्या है इसके साथ है? न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितने हैं सर? न्यूनतम अंक कितने हैं सर? 40%। कितने? 40%। सर ये क्या होता है न्यूनतम अंक? न्यूनतम अंक का तात्पर्य ये है कि आप जो 300 नंबर का पेपर है उसमें से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 40%। 300 का 40% कितना होता है? 120। 300 में से कितने नंबर आपको कंपलसरी लाने पड़ेंगे? 120। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। यहां तक किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। तो अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न को लेकर के बात करें तो सिलेबस में क्या क्या है सर? आप तो ये बता दो, डायरेक्ट हम गोट लेंगे इनको। तो अब इनको बात करें सिलेबस को लेकर के। आप अगर इस साइट से आराम से खोलोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भाग ए, जिसे सामान्य ज्ञान रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भाग ए सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल। इसमें से राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और राजस्थान का भूगोल, ये वाला पार्ट हो गया पार्ट ए, जो अपन ने अभी देखा। कितने क्वेश्चन का? 50 क्वेश्चन का। कितने अंक का? 100 अंक का। कितने अंक का? 100 अंक का। आगे देखें भाग बे। आगे कौन सा भाग? बे। भाग बे का मतलब क्या सर? भूगोल वाला। भूगोल में इन्होंने दे रखा है बहुत अच्छे से नीचे डिस्क्रिप्शन करके। अगर पहले पेपर के भूगोल की बात करें तो अपन उसको भी देख लेते हैं। नंबर 1, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। ये इतिहास का टॉपिक रहा।
राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यता, इतिहास का टॉपिक। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां, इतिहास का टॉपिक। मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक व संरचनाएं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन व लोक देवी देवताएं। राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां, हस्तकलाएं। राजस्थान भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोकगीत, संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण इत्यादि। राजस्थान संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 की क्रांति के। राजस्थान का एकीकरण आंदोलन, प्रजामंडल। राजस्थान का राजनीतिक, जनगणना, विकास एवं महिलाओं के विशेष में संदर्भ। ये तो थे आपके इतिहास और कला संस्कृति के। अब बात करते हैं भूगोल के। भूगोल का नंबर 1, स्थिति एवं विस्तार। मुख्य रूप से भौगोलिक विभाजन, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश और जलवायु। 4 तक हो गया। आगे चलें। तो आगे इसमें चलें तो नोट जी। ठीक है, 4 तक यहां हो गया। स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र और जलवायु। आगे देखें 4 के बाद में 5वां, राजस्थान की मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं। ये तो था पार्ट ए, जिसको अपन भाग ए नाम से पढ़ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसके? सर इसके क्वेश्चन आ रहे हैं पार्ट 1 के प्रश्नों की संख्या तो है 50 और नंबर है 100। किस नाम से आ रहा है? राजस्थान जीके के नाम से। बात समझ में आ गई पार्ट ए की। अब बात करते हैं भूगोल के पार्ट बे के रूप में। ये जो पार्ट बे भूगोल के रूप में दे रखा है, ये ऐसे के ऐसे करके 11वीं और 12वीं क्लास की जो किताब आती है उसका पहला पेज है। मतलब 11वीं 12वीं का जो सिलेबस है वो ऐसे कैसे है, मैं पढ़ के सुना देता हूं एक बार। भूगोल एक समकालित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण, शैलें, प्रकार और विशेषताएं, भू आकृति प्रक्रियाएं, स्थल रूप एवं उनका विकास, वायुमंडल संरचना एवं संगठन, सूर्य ताप उष्मा संतुलन ताप वितरण, वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, प्रकार और वितरण, विश्व की जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार, हरित गृह प्रभाव है, भूमंडलीय उष्मन है, जलवायु परिवर्तन है। इसके बाद में देखिए तापमान, लवणता, महासागरों में वितरण, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। आगे देखें 15वें टॉपिक है जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, जैव भूस रासायनिक चक्र, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व अन्य खनिज। ठीक है। टॉपिक नंबर 16 जैव विविधता एवं संरक्षण। उसके बाद भारत वाली भूगोल। भारत की भूगोल में भारत की स्थिति, आकार, पड़ोसी देश, भूआकृतिक खंड जिसको अपन भौगोलिक प्रदेश नाम से समझते हैं, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के अपवाह तंत्र। उसके बाद है मानसून, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, विच्छेदन, निर्वतन, ऋतु, वर्षा वितरण, जलवायु के प्रकार वापस कोपेन के अनुसार, भारत में मानसून व भारत का आर्थिक जीवन। उसके बाद है वनों के प्रकार व वितरण। अगला टॉपिक है मृदा का वर्गीकरण। मृदा के वर्गीकरण के बाद में आपदाएं, अर्थ वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। फिर इसके बाद में भारत के भूगोल खत्म होने के बाद में आता है आपका प्रायोगिक वाला पार्ट,
जिसमें मानचित्र है, मानचित्र कला होती क्या है, उसके प्रकार हैं, मापनी के प्रकार हैं, साधन रेखीय मापनी है, दूरी मापन है, दिशा निर्धारण है और सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग है। उसके बाद में टॉपिक आता है अक्षांश व देशांतर विस्तार, अर्थ एवं समय निर्धारण। फिर आते हैं प्रक्षेप, मानचित्र प्रक्षेपों के प्रकार, निर्माण, उनकी विशेषताएं, एक प्रमाणिक अक्षांश शंक्वाकार, समक्षेत्र बेलनाकार, स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन 1:50,000 या 1:20,000 के पैमाने पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तावित। ठीक है, उसके बाद में समोच्च रेखाएं, अनुप्रस्थ काटने वाली स्थलाकृतियों की पहचान, ढाल, पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात, भृंगु इत्यादि, जो अपन फर्स्ट ईयर की किताब में पढ़ते हैं। उसके बाद है वायु फोटोग्राफी के प्रकार, ज्यामितीय, ऊर्ध्वाधर व वायु फोटो। उसके बाद है उपग्रह बिंब, सुदूर संवेदी जीआईएस जीपीएस जिसको अपन कहते हैं, प्लेटफॉर्म है, संवेदक दोनों है जीआईएस जीपीएस वाले। इसके बाद में ये हो गया मौसमों के उपकरणों का प्रयोग है, कैसे अपन करते हैं, जिसमें तापमापी है, आर्द्रता है, शुष्क बल्ब तापमान है, वायु दिशा है, सूचक तंत्र है, वर्षा मापक यंत्र है, इनका उपयोग। मौसम चार्ट का प्रयोग है, जिसमें वायु दाब, हवा, वर्षा, इनके वितरण को देखना। अगला है मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानव भूगोल की परिभाषा है, प्रकृति है, उसका विषय क्षेत्र है, उसका महत्व है। उसके बाद में मानव भूगोल में विश्व की जनजातियां हैं, जनजातियों में दे रखा है स्पेशली एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील, इन जनजातियों का वितरण, इनका आर्थिक क्षेत्र, इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं। आगे देखें, जनसंख्या है, जनसंख्या का वितरण है, उसके घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारक हैं, समस्या है, समाधान है, जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत हैं, जिसमें माल्थर का सिद्धांत अपन पढ़ते ही हैं। जनसंख्या की संरचना में आयु वर्ग, लिंगानुपात, ग्रामीण और नगरीय पढ़ने हैं अपने को। फिर उसके बाद में अपने पास प्रवास का टॉपिक आता है, संकल्पना प्रकार एवं समस्याएं पढ़ते हैं उसमें। फिर हम उसके बाद में मानव विकास की संकल्पनाएं पढ़ते हैं। मानव विकास की संकल्पनाओं के बाद में अधिवास है, ग्रामीण अधिवास है, नगरीय अधिवास है, उनके प्रकार हैं, उनके प्रतिरूप हैं और उनकी समस्याओं को लेकर के चर्चा करते हैं। उसके बाद में नगर कच्ची बस्तियां, इनके समस्या और समाधान। फिर उसके बाद में आर्थिक में आता है प्राथमिक व्यवसाय, परिचय, कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन, आदि संग्रहण इत्यादि। ठीक है, द्वितीय व्यवसाय है, उसके बाद में तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थक व्यवसाय है और पंचम व्यवसाय है, पांचों के पांचों व्यवसाय है। उसके बाद में भूतल परिवहन है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सड़कें व रेल मार्ग हैं, जल परिवहन है, प्रमुख महासागरीय जलमार्ग है, बंदरगाह है, स्वेज नहर परियोजना है, पनामा नहर परियोजना है। वायु परिवहन में बात करें, विश्व के प्रमुख वायु मार्ग हैं, हवाई अड्डे हैं। आगे बात करें, जनसंचार के उपकरण हैं, उपग्रह हैं, इंटरनेट है, मोबाइल इत्यादि है। पर्यावरणीय समस्या के टॉपिकों में बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण है, अम्लीय वर्षा है, हरित गृह प्रभाव है, ओजोन परत का क्षरण है। संसाधन भूगोल में बात करें तो संकल्पना है उसकी, उसका वर्गीकरण है, उसका संरक्षण है, उसका पोषणीय विकास है। जैविक संसाधनों में देखें तो भूजल है, खनिज है, लोहा है, अयस्क है, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक इत्यादि। ऊर्जा संसाधनों में बात करें तो उसके परंपरागत संसाधन, जिसमें कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत और गैर परंपरागत साधन भी है, जिनमें आणविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि। फिर आता है कृषि ज्योग्राफी के अंतर्गत कृषि के प्रकार में निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, आर्द्र कृषि, शुष्क गहन कृषि, विस्तरण कृषि, जैविक उद्यानिक कृषि। मुख्य फसलों में बात करें तो गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय का वितरण व उत्पादक क्षेत्र इत्यादि। आगे बात करें, भारत के औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग और प्रमुख उद्योगों में स्पेशली लोहा, लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चूनी वस्त्र उद्योग और उसके बाद इंजीनियरिंग उद्योग। उसके बाद में क्षेत्रीय नियोजन की संकल्पनाएं हैं, प्रादेशिक संतुलन है, मरु विकास कार्यक्रम है, जनजातीय विकास कार्यक्रम इत्यादि। विकास का नियोजन में बात करें तो गर्मी उन्मूलन व रोजगार कार्यक्रम, जिसमें मनरेगा है, उसकी भूमिका व उसका प्रभाव क्या रहा है, ये टॉपिक है। पोषण विकास में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में देखना है। ग्रामीण विकास में डेयरी व कुटीर उद्योगों को देखना है। प्रमुख उद्योगों में सूती व सीमेंट उद्योगों को देखना है। खनिजों में बात करें तो संगमरमर है, तांबा है, जस्ता है, टंगस्टन है, जिप्सम है और पेट्रोलियम है।
प्रमुख सिंचाई परियोजना में बात करें तो चंबल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, माई बदा सागर बांध परियोजना है। फिर मानचित्र के अध्ययन में बात करें, मानचित्र का अर्थ क्या होता है, महत्व क्या है, इसके वर्गीकरण को प्रस्तुत करना है। मानचित्रांकन होता कैसा है, जिसमें स्पेशली दे रखा है थीमेटिक मानचित्र को, बिंदुवर्ण मात्री को, समरेखाओं को। आंकड़ों के निरूपण में आंकड़ों की रचना करनी है, दंडारेख बनाना है, दंड चक्रेख बनाना है और प्रवाह रेख बनाना है। अंतिम टॉपिक है भौगोलिक सूचना तंत्र, इसका परिचय और अनुप्रयोग। हालांकि आपने जैसे जैसे मैंने पढ़ा तो आपको लगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, पर ऐसा सच में है नहीं है। ये 11th और 12th की क्लास में आप मान के चलो एक एक टॉपिकों की 10-10, 20-20 लाइनें ही है। अपन जो 11वीं में पढ़ के आए वो एक जो पार्ट होता है उस एक पार्ट में इनके 3-3 टॉपिक हैं। बात समझ में आ गया। अपन जैसे 11वीं कक्षा का पार्ट पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, जिसमें 2-2, 3-3 टॉपिक छप रहे हैं इससे के। बात समझ में आ गई। तो हालांकि काउंटिंग ऑफ नंबर आप टॉपिक जरूर पढ़ पा रहे हो, 66 है। आप टॉपिक काउंटिंग करेंगे तो आपको 66 जरूर दिख रहे हैं, पर ये 66 बहुत बड़े विस्तृत नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप मान के चलो बहुत आसानी से इनको पूरा कर सकते हो। तो सर आपने सिलेबस भी बता दिया, आपने एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, तो सर अब करें क्या? तो करने के लिए क्या है, करने के लिए आपको तैयारी है। सर कैसे करें ये बताएं। तो बिल्कुल अपन बात करेंगे कैसे करें तैयारी, इसकी अपन चर्चा करें तो मैं आपको बहुत शॉर्ट और जल्दी बताऊंगा कैसे तैयारी करें, क्या करें। आप हमारे साथ जुड़े या किसी और के साथ जुड़े वो आपका एजुइव्स है, पर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे मैं ये बता देता हूं। अपने प्रत्येक रोज पहली बात तो बहुत जल्द तक मतलब जल्दी से जल्दी अपन दोनों मूडों में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार कौन कौन से सर? ऑफलाइन भी रहेगा क्या? बिल्कुल ऑफलाइन भी रहेगा। सर ऑनलाइन भी रहेगा क्या? बिल्कुल ऑनलाइन भी रहेगा। दोनों प्रकार से अपनी क्लासें रहेंगी। जो क्लासें ऑनलाइन मिलेंगी वो कहां से आएंगी? सर जो ऑफलाइन क्लासें रहेंगी उनको ही लाइव फ्रॉम क्लासरूम रखा जाएगा। बात समझ में आ गई? लाइव फ्रॉम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। अब लाइव फ्रॉम क्लासरूम का मतलब बच्चे बैठ के सामने पढ़ रहे हैं, कैमरा रिकॉर्डर लगा हुआ है, वो क्लासेस जो आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है वो की वो आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम ऐप में चलेंगी। बात समझ में आएगी क्या? ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों। इसके बाद सर क्या करना है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। आपको केवल और केवल जी और जान लगा करके कितने माह? केवल 6 माह। कितने माह सर? केवल 6 माह। 6 माह कहां से कहां तक आप काउंट कर लो। अगले महीने से मई से लेके अक्टूबर तक आप जी और जान लगा करके घोट लो। किनको सर? 11वीं और 12वीं कक्षा की भूगोल, साथ में पार्ट ए को भी देखना है। अब अपन क्या क्या उपलब्ध करवा रहे हैं, एबीवाई आपके लिए क्या क्या उपलब्ध करवा रहा है ये देख लें। एबीवाई से यदि कोई बच्चा जुड़ता है, ऑफलाइन जुड़े या ऑनलाइन जुड़े, जो बच्चा ऑफलाइन जुड़ेगा उसके लिए ऑनलाइन निःशुल्क रहेगा। बात समझ में आ गई? जो बच्चा ऑफलाइन एडमिशन में रहेगा उस बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बात समझ में आ गई? बच्चा दूर का हो, ऑफलाइन नहीं आ पा रहा हो, तो ऑनलाइन की सुविधा है अपने पास। ऑनलाइन अपना ऐप डाउनलोड कर सकता है और उसमें कोर्स परचेज कर सकता है। कैसे रहेंगी क्लासेस सर? क्लासें आपके रहेंगी प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे। कितने घंटे? 2 से 3 घंटे। सर ज्यादा तो नहीं हो गया कहीं? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं हो रहा है। ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है सर? ज्यादा इसलिए नहीं हो रहा है कि बच्चा 10, 20, 30, 50 रुपए किराया लगा के आता है, 20, 30, 50 रुपए किराया लगा के आ रहा है, 20, 30, 50 रुपए किराया लगा के जा रहा है, प्लस में टाइम और खराब कर रहा है। तो केवल 1 घंटे के लिए अपने पास आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए 2-3 घंटे क्लास रहेंगी, कम से कम 2 रहेंगी और अधिकतम आप मान सकते हो 3 घंटे तक क्लासें रह सकती है। प्रत्येक दिन आपकी क्लास रहेंगी। कक्षा के साथ क्या रहेंगे सर? नोट्स लिखवाए जाएंगे क्या? बिल्कुल नोट्स लिखवाए जाएंगे क्लास में।
सर ऑनलाइन क्लास रहेगी, आप नोट्स कैसे लिखवाओगे? बिल्कुल नोट्स लिखवाए जाएंगे व्यवस्थित प्रॉपर तरीके से। सर टेस्ट भी रहेंगे क्या? बिल्कुल टेस्ट रहेंगे। कैसे रहेंगे आप देखें, कैसे रहेंगे? यूनिट वाइज भी रहेंगे, यूनिट वाइज भी रहेंगे और मासिक भी रहेंगे। मासिक टेस्ट सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी और यूनिट वाइज सुविधाएं भी रहेंगी। बात समझ में आ गई क्या? अपने को क्या करना है? अपने को केवल ये करना है, यदि जो बच्चा एबीवाई से जुड़ रहा है किसी भी प्रकार से, ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रकार से, बहुत जल्द दोनों प्रकारों से क्लासें ऐप में अपलोड हो जाएंगी। हो सकता है कि बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द, अभी अपने स्टूडियो तैयार हो गया है। अपने को क्या करना है? अपने को जी और जान लगा के सर मेरे को नौकरी चाहिए। आप फाइनली आधे घंटे से बताए जा रहे हो मेरे सर में सब कुछ आ गया है, आप फाइनली ये बता दो कि क्या करूं मैं नौकरी मिल जाए। अब क्या करने का तात्पर्य यह है कि आपको केवल क्या देना है? 6 माह। क्या देना है? 6 माह। और 6 माह देने कैसे हैं ये देखो एक बार। आपको देना है 6 माह। कैसे? रोज, हालांकि मैं 2-3 लिख रहा हूं, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आना जाना जिसमें लगा दो तो 4 घंटे मान लो। आप आने और जाने का समय शामिल कर लो, 4 घंटे मान लो। ये तो आप लिख दो कक्षा, कितने घंटे की कक्षा होगी आपकी? हालांकि कक्षा रही है 2-3 घंटे की, पर आने जाने के समय भी आप इसमें सम्मिलित कर लो। सर 4 घंटे तो कक्षा के हो गए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो 4 घंटों में आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसको घोटने के लिए, उसको घोटने के लिए कितने घंटे चाहिए सर? उसको घोटने के लिए आपको चाहिए 2 घंटे। मैं आपको इतना आश्वासन दिलाता हूं, मैं याद करवा के ही भेजूंगा क्लास से। आपको केवल क्या करना है? घर जाके रिवीजन मारना है, पढ़ाया क्या गया था, अगली क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, एक बार आप थोड़ा सा रिवीजन करके आ जाएं। बात समझ में आ गई? 6 माह 4-4 घंटे क्लासों के प्लस 2-2 घंटे रिवीजन के। इसका मतलब 6 माह 6-6 घंटे, 6 माह और 6-6 घंटे। यदि आप जिंदगी के 6 माह 6-6 घंटे अब दे देते हैं तो आपकी आने वाली लाइफ के, आप जब तक 60 साल तक जियोगे, हालांकि हो सकता है कोई 80 भी जाए, 100 भी जाए, आसानी से गुजरेंगे। कैसे गुजरेंगे? अब आप डिपेंड कर लो कि मजे कहां करने हैं। मजे यहां 6 माह में करने हैं या आगामी 60 साल तक करने हैं, आपके ऊपर है। बात समझ में आ गई? या तो यहां 6 माह मजे कर लो या यहां 60 साल तक मजे कर लो। ओबियसली बात है यही बच्चा चुनेगा। और उससे सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपको इस लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए क्यों कह रहा हूं, इसकी सबसे अच्छी बात यह है केवल एक विषय आधारित पेपर है, केवल एक विषय पर आधारित है, केवल एक विषय पर आधारित है। बात समझ में आ गया? केवल एक विषय का मतलब मैं कह रहा हूं भूगोल। केवल एक विषय का मतलब क्या, मैं क्या कह रहा हूं? भूगोल। मतलब आप समझो यदि किसी पेपर में 150 क्वेश्चन आए और उस 150 में से केवल 130 तो भूगोल के आए, तो और क्या कहोगे? केवल एक ही विषय पर आधारित है। और विषय भी कौन सा, जिसको अपन सामान्य तौर पर क्या देखते हैं? जीके। सर केवल जीके? हाँ बिल्कुल केवल जीके। जो बच्चों की सबसे बड़ी खोपड़ी की बीमारी होती है ना सर, क्या होती है? अब मैं नाम लिख रहा हूं, देखना। नंबर 1 गणित, बिल्कुल ये माइंड की बीमारी है बच्चों में। नंबर 2 सर अंग्रेजी, ये बीमारियां अंग्रेजी व गणित इस पेपर में आती है क्या? बिल्कुल, देखने के लिए भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है इनके। बात समझ में आ रही है? केवल क्या बच्चों के इस लाइफ में लेकर के मैथ फोबिया होता है, इंग्लिश फोबिया होता है। बच्चा आर्ट्स में आया ही इसलिए उसके इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, उसके गणित समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए। बात समझ में आ रही है? अब आप चलें आगे, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब अपन वापस फिर पैटर्न लेके आएंगे, वापस इसी पे चर्चा करेंगे 1, 2, 5, 7 दिन में, जब भी अपन अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। पर ये केवल इसलिए है, आप मान के चलो बहुत जल्दी से जल्दी
इस क्लास को शेयर कर लो। आप अपने प्ले स्टोर में जाएं, ABY के नाम से आपको प्ले स्टोर में ऐप मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करें, उसको सब्सक्राइब करें। क्लासों को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको वहां नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि मैं वापस क्लास ऑनलाइन के माध्यम से आपको बता दूंगा कि कब से अपन ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यदि आपको, और यदि, हालांकि कोशिश मैंने संभवतः पूरी की है कि मैं प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक सॉल्यूशन कर पाऊं, फिर भी अगर आपको लगे कि सर मेरे को कोई डाउट है, मेरे को कोई क्वेश्चन है, तो आप ABY के इस नंबर पे कॉल कर लें, कॉल के साथ में आप मैसेज कर लें। हो सकता है कि कॉल नंबर आपके पास नहीं हो, तो आप इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दे। संभवतः जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा पूरी से पूरा उसका रिप्लाई करने की। बात समझ में आ गई होगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में आसानी से आपके कमेंट आ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा देख करके। तो आपने इस लोगों को सुना, मेरे को सुना, इतनी देर आपने मेरे को टाइम दिया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। राम राम।